हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रेक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 34 है। अपने इस डे 34 में आज हम टॉपिक नंबर 661 से लेके टॉपिक नंबर 680 तक को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लेट्स क्रैक सीरीज है, जिसके अंतर्गत आज हमें डे 34 के अंतर्गत टॉपिक नंबर 661 से लेके टॉपिक नंबर 680 तक को कवर करना है। ऑलरेडी हमारे 33 डे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 660 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, जो कि प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको अच्छे से पता है कि ये सभी टॉपिक हमारे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं, जो कि प्रीलिम की दृष्टि को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। उम्मीद है कि आप हमारे सभी प्रीवियस पार्ट्स को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि वास्तव में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करें इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत न केवल हम आपको जीएस के इम्पॉर्टेंट 2000 से भी ज़्यादा टॉपिक को कवर कराते हैं, बल्कि सीसेट में रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करने की प्रोसेस बताते हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से आपको एमसीक्यू को सॉल्व करना होता है, और साथ ही आपको 24 से 36 महीनों के करंट अफेयर्स को कवर करा के आपकी करंट की तैयारी को हर हाल में स्ट्रॉन्ग करते हैं। उम्मीद है कि आपने इन सभी सीरीज का लुत्फ ले रहे होंगे। साथ ही इससे संबंधित डिटेल जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक की मदद से हमारे यूट्यूब के चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे हम इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं। उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड और डिटेल जानकारी आप हमारे लेट्स क्रैक के प्रोमो वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आपको अच्छे से पता है कि आज से पहले की जितनी भी कहानी थी, उस कहानी में हमने कई सारे बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, चाहे वो संविधान की विशेषता की बात हो, या फिर संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात हो, या फिर नागरिकता की बात हो, या फंडामेंटल राइट की बात हो, या प्रियम्बल की बात हो, या डीपीएसपी की बात हो, और या फिर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और संविधान के संशोधन को लेकर की जाने वाली बात हो। इतने हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसके अंतर्गत आपको 3 से 4 क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में मिल जाएंगे। बट हमने यहाँ पे जितनी स्टोरी पढ़ी है, अब उसी से संबद्ध, अर्थात जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था संविधान की विशेषता को लेकर, जिसमें हमने देखा था कि संसदीय सरकार का क्या मतलब होता है, लेकिन हमने वहाँ पे केवल बेसिक देखा था। तो आज हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार संसदीय सरकार का क्या आशय होता है, और एक तरीके से अध्यक्षीय सरकार और संसदीय सरकार के डिफरेंस को हमने फर्स्ट पार्ट में अपने देख लिया था, अर्थात डे 31 में हमने उस पॉइंट को कवर किया था। लेकिन कुछ और फीचर के साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर यूपीएससी के प्रीलिम में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि संसदीय सरकार का क्या आशय होता है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि संघीय व्यवस्था का क्या मतलब है। हालांकि ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं आपको। ये टॉपिक पढ़ाने का मतलब क्या है कि जब हम आपको संविधान की विशेषता पढ़ा रहे थे ना, तो वहाँ पे हमने आपको संक्षेप में चीज़ें बता दी थी और कुछ हद तक हमने डिटेल में भी बता दी थी। तो वही चीज़ें यहाँ पे फिर से रिपीट होंगी, तो आप फिर भी उनको देख लीजिएगा। और एक और टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध में मेजर इंपॉर्टेंट केवल 2 पोर्शन हैं, एक तो है अंतर्राज्यीय परिषदें और दूसरा है क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि केंद्र और राज्य से संबंधित कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया। यूपीएससी सिर्फ आयोग के नाम पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है, तो हम इन सभी टॉपिक को कवर करते हैं। क्लियर। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ से हमें आर्टिकल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आर्टिकल्स को याद करके आप अपने समय को वेस्ट मत करें। ठीक है। यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, केवल हम आपको वो चीज़ें बस कंप्लीट करा देंगे। क्लियर।
पहली बात आती है कि संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो संसदीय व्यवस्था का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कार्यपालिका अपनी नीतियों व कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर। विधायिका का मतलब क्या है, जितने वो मेंबर होते हैं विधायक होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका का मतलब क्या है, जितने मेंबर्स कैबिनेट में या मिनिस्ट्री में होते हैं जो काम करते हैं वो कहलाते हैं। क्लियर। तो जितनी भी नीतियां बनाई जाएंगी, जितने भी वर्क किए जाएंगे, वो सब के सब किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्लियर। तो आपको बस सिंपल सी बात यही याद रखनी है कि अच्छा विधायिका के प्रति क्या होती है, कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। कई बार क्वेश्चन आपको उल्टा घुमा देता है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका सहयोग व समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये व्यवस्था संसदीय व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। अगर यहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था की बात की जाती तो क्या होता कि ये दोनों अपने अपने में स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो, ये दोनों में डिफरेंस है। हालांकि हम आपको आगे पढ़ा भी देंगे, बट यहाँ पे हमने ये बेसिक चीज़ें बता दी। यही लाइन आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है कि कैबिनेट का मतलब क्या होता है, आइवर जेनिक्स ने क्या कहा, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। तो जो सरल है वो चीज़ें पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन आना है केवल वो पढ़ना है। फिर बात आती है कि आखिरकार संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं। संसदीय सरकार की विशेषताओं को तो हमने ऑलरेडी आपको शुरू में ही बता दिया था, बट यहाँ पे भारत में जो संसदीय सरकार है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस पे आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको केवल वो बस विशेषताएं याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका, राष्ट्रपति के द्वारा नामित कार्यपालिका होती है जो काम करती है। ठीक है। वास्तविक किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। ठीक, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है, बहुमत प्राप्त दल का शासन, मतलब जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल होती है वही सरकार का गठन करती है, वही एक तरीके से भारत में शासन की शुरुआत करती है। ठीक है। एक और बात है सामूहिक उत्तरदायित्व की, गलती कोई भी व्यक्ति करे रिस्पॉन्सिबल सबके सब माने जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं संसदीय सरकार का विशेष सिद्धांत है कि मंत्री जो होते हैं वो संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी का कार्य करते हैं। ठीक है। यानी कि एक टीम की तरह कार्य करते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना कि इंडियन टीम भले ही हार जाए बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे सबकी आती है। ऐसा नहीं है कि केवल विराट कोहली सर के साथ या MS धोनी सर के साथ या सचिन तेंदुलकर के ऊपर ही केवल वो बातें जाती हों, सबके सब उसमें माने जाते हैं। ठीक है। फिर बात आती है राजनीतिक एकरूपता की। राजनीतिक एकरूपता का मतलब कि जो मंत्री परिषद बनती है उसमें एक ही राजनीतिक दल से संबंधित लोग होते हैं। जैसे सपोज कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कैबिनेट है या जो मंत्री परिषद है, क्या उसमें कांग्रेस के कोई विधायक पार्टिसिपेट करते होंगे? नहीं करते होंगे। भले ही वो जीत गए हैं बट उनको उसमें नहीं लिया जाता। ठीक है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये राजनीतिक एकरूपता को शो करती है। फिर बात आती है दोहरी सदस्यता की। दोहरी सदस्यता का क्या मतलब ये होता है कि जो मिनिस्टर बनते हैं ना, एक तो वो विधायिका की शपथ लेते हैं और दूसरी कार्यपालिका की। आप सोचेंगे ये कब होता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि एक विधायिका की शपथ अलग से ली जा रही हो या कार्यपालिका की। तो आपको याद होना चाहिए कि जब देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, तो आपने देखा होगा कि सब के सब राष्ट्रपति भवन के सामने सबने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। ध्यान देना उस चीज को। उसमें केवल प्राइम मिनिस्टर ही शपथ नहीं लेते हैं, उसमें वहां पे कई सारे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर भी शपथ लेते हैं। देखा होगा आपने। तो वो जब वहां शपथ ले रहे थे तो एक तो शपथ वो हो गई, उसे क्या कहते हैं, विधायिका की शपथ, कार्यपालिका की शपथ। क्लियर। इसके बाद क्या होता है कि ये सब जब संसद में आते हैं तो उस समय जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो फिर से इनको शपथ दिलाता है। और आपने देखा होगा कि अब की बार की शपथ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कोई संस्कृत में ले रहा था तो कोई ईश्वर के नाम पे ले रहा था, कोई अपने गुरु के नाम पे ले रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आए थे। कोई अपनी लोकल लैंग्वेज में ले रहा था, कोई मराठी में ले रहा था, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, अलग अलग टाइप के लोगों ने लिया था। ठीक।
तो वो भी एक तरीके की शपथ होती है। तो 2 शपथ ये हो गई। इसी चीज को कहते हैं कि वो दोहरी सदस्यता के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, आप इतनी बातें समझ गए, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आपको दे दे कि क्या क्या विशेषताएं हैं और वहाँ पे दोहरी सदस्यता दे दे तो आप इसके मर्म को समझ सकते हैं। फिर बात आती है कि प्रधानमंत्री का इसमें नेतृत्व होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को लीड करता है कि वो सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। निचले सदन का इसमें विघटन किया जाता है। निचले सदन का मतलब लोकसभा का विघटन होता है, यानी कि प्रति 5 वर्ष में या उसके पहले भी उसे हम विघटित कर सकते हैं। ठीक है, बट राज्यसभा का विघटन नहीं होता। और एक और बात आपको यहाँ पे दे दें, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो नहीं, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। दूसरी बात क्या है कि संसद का विघटन हो जाता है, तो संसद का विघटन नहीं होता है, केवल लोकसभा का होता है। क्यों? क्योंकि संसद में तो तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, खासतौर पर मोटे तौर पर दोनों सदन आ जाते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं करती। तो ये बातें आपको याद रखना है। इन की पॉइंट्स को आप मेंशन कर लें कि अगर संसद के विघटन की बात आ रही हो या राज्यसभा के कार्यकाल की बात आ रही हो कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। जैसे लोकसभा का होता है टाइम 5 वर्ष, वैसा राज्यसभा का नहीं होता है, क्योंकि वो परमानेंट होती है। गोपनीयता की शपथ लेते हैं, मतलब गोपनीयता का मतलब यही होता है कि देश के नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं या जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन्हें हम पब्लिकली नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे कितनी भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो। आपने देखा है कभी कि मोदी जी की गवर्नमेंट हो तो सोनिया गांधी जी जितनी भी प्राइवेसी उस समय की थी उनको पब्लिकली कर दें, ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब इसी के विपरीत राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं तो उसको याद नहीं रखना आपको, बस 2-3 चीज़ें बस देख लीजिए। ठीक है, कि एक तो राष्ट्रपति में 4 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि एक राज्य प्रमुख भी होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है। तीसरी बात क्या होती है कि वहाँ पे एक किचन कैबिनेट होती है। किचन कैबिनेट का मतलब वो अपने कुछ लोगों को, सहयोगियों को लेता है। जैसे आप जब कलेक्टर बनेंगे या कलेक्टर बनेंगी तो आपके पास ये सुविधा होती है किचन कैबिनेट की कि आप अपने साथ किसी एक एक्सपर्ट टीम को रख सकते हैं, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जिसमें आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब एक टेक्निकल टीम जिसको आप कह सकते हो, जो आपको हर समय मदद प्रोवाइड करा दे। जैसे आप कई सारी मूवीज़ देखते होंगे ना, तो उन मूवीज़ में क्या होता है कि पुलिस अफसर या जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर होते हैं, वो जो IAS PCS की तैयारी कर रहे होते हैं पर्सन, उनसे काफ़ी सारी हेल्प लेते हैं क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यही हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कलेक्टर बन जाना, जिस स्टेट में होना, जिस डिस्ट्रिक्ट में होना, वहाँ के लोगों को आप ऐसे कोऑपरेट करके मैनेज करना आराम से। ठीक है, फिर बात आती है राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस वहाँ की संसद होती है। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रति वो लोग उत्तरदायी नहीं होते हैं। जो वहाँ का इनका सदन होता है उसके प्रति वो उत्तरदायी नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, बट वहाँ पे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता। ठीक, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता, मतलब कांग्रेस का जो निचला सदन होता है ना, उसका वो विघटन नहीं कर सकता, उच्च सदन का वो कर सकता है। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ सकते हैं। सॉरी, कांग्रेस का निचला सदन का मतलब उच्च सदन का भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सीनेट होता है। ठीक, शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत की बात की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति शासन का मूल फीचर यही होता है कि उसमें शक्तियां सबकी पृथक होंगी। न्यायपालिका कभी भी विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, विधायिका कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि संसदीय व्यवस्था के गुण कौन से हैं। तो सिंपल सी बात है, विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य का काम करती है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका एक पार्ट होती है। सिंपल सी बात है, 545 या कहें 543 जो मेंबर होते हैं, 543 + 2। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बात तो आप कभी कभी बोलते हो 552, तो 552 होने की बात की जाती है, बट अभी 7 सीटें हमारी रिक्त रहती हैं। ठीक है, हालांकि इसीलिए आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी संसद भवन का इनाग्रेशन कर रहे हैं ताकि इन सीटों को डबल किया जा सके, मतलब 700 से 800 सीटें की जा सकें, क्योंकि 2026 तक हमारे यहाँ परसीमन लागू होगा तो सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको चेंज किया जा सकता है, जो संसदीय क्षेत्र है। ठीक है,
तो होता क्या है कि अब ये 543 मेंबर हैं, इसी में से तो कोई मिनिस्टर, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा ना। तो ये क्या होती है, पूरी विधायिका होती है, और इसी से जो बनते हैं वो कार्यपालिका बनती है। यानी कि कार्यपालिका क्या हुई, एक तरीके की विधायिका का ही तो पार्ट होती है। यही बात यहाँ पे की जा रही है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात क्या है कि उत्तरदायी सरकार की बात करता है। उत्तरदायी का मतलब वही बात है कि गलती कोई करेगा मानेंगे हम। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, गलती हमारी भले ही टेक्निकल टीम के जरिए हो या हमारे द्वारा ही कोई शब्द ऐसा हो जो आपको बुरा लग जाता है, आपकी भावना को ठेस पहुंचाता है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं ना, अपनी पूरी टीम की तरफ से सॉरी बोलते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि हम एक टीम भावना की तरह काम करते हैं। अगर हम ये कह दें आपसे कि नहीं नहीं फला व्यक्ति ने गलती की थी, हमारी तो कोई गलती नहीं है, उसने ऐसा नोट्स दे दिया, तो एक तो जिसकी गलती थी आइंदा से वो कभी हमारी बात को मानेगा नहीं, वो कहेगा बताइए। जब गलतियों की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। तो हम जब उसकी तरफ से माफ़ी मांग लेते हैं तो ये 100% श्योरिटी हो जाती है कि वो फिर अपनी तरफ से कोई गलती आगे के लिए नहीं करता, क्योंकि उसको खुद लगता है कि जब हमारे हेड ऐसे माफ़ी मांग लेते हैं तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, एक बार यूपीएससी ने पूछा है कि संसद जो होती है वो मंत्रियों पर कैसे नियंत्रण रखती है, या मंत्रियों पर नियंत्रण रखने के, या सरकार पर नियंत्रण रखने के कौन कौन से तरीके हैं। ऑप्शन में आपको दिया था प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो आप कहेंगे साहब ये तीनों के तीनों प्रोविजन ऐसे हैं, या कटौती प्रस्ताव आता है कि जो कि संसद के द्वारा मंत्रियों पर नियंत्रण रखे जाते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, करंट गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसीज, उसकी स्कीम्स पर इस चीज़ को नियंत्रण रखने का ये सर्वोत्तम उपाय होते हैं। ठीक है। निरंकुशता का प्रतिषेध होता है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी बिल्कुल निरंकुश हो जाएं। ठीक है। वो एनार्किज्म नहीं ला सकते, एक तरीके की डिक्टेटरशिप को नहीं स्टेब्लिश कर सकते। ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरी बात ये भी क्या होती है कि जो बनती है ना सरकार, वो बनती तो उसी सदन से है। तो हो सकता है कि अगर आप अपने आप को महत्वाकांक्षा दिखा रहे हैं कि हम 300+ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर बैठा है, राष्ट्रपति आपके पास बैठा है, राज्यसभा आपके साथ है, तो ऐसे आप एक्ट को पारित भी नहीं करा सकते। ठीक है। हालांकि सरकार है, विकल्प खोज लेती है। फिर बात आती है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। सपोज कीजिए कि मोदी जी की गवर्नमेंट कल को गिर जाए, पहली बात तो गिरेगी ही नहीं, सपोज कीजिए मैं कह रहा हूँ। ठीक। तो हो दो तरीके सकते हैं कि एक तो मोदी जी की गवर्नमेंट इसलिए भी गिर सकती है कि जो विधायक हैं वो मोदी जी को पसंद ही ना करें। जैसे भी कुछ दिनों से कुछ ट्रेंड चीज़ें चल रही हैं कि मोदी जी को इस्तीफा देकर कायदे से नितिन गडकरी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। क्लियर? तो हो यही सकता है कि मोदी जी मान लीजिए इस्तीफा दे देंगे तो उनकी जगह पे प्राइम मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब को बना दिया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि जो नितिन गडकरी हैं या जितने भी ये नेता हैं, ये लोग इतने इमोशनली भावुक हो जाएं कि आगे चलकर ये राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दें। समझ गए? तो ये हो सकता है, बट ऐसा होगा नहीं। दो रीज़न है, एक तो दल बदल का कानून आ जाता है, और दूसरी यहाँ पे बात क्या आ जाती है, दूसरी बात आ जाती है क्योंकि वो विपक्ष की पार्टी है। ठीक है। होगा ही नहीं तो हम सोचें कि उस पर इतना ज़्यादा, बट ये किया जा सकता है। ठीक। जैसे आप देखते होंगे कि जब सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव साहब की और यूएन में जाके स्पीच देने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो उस समय क्या, क्योंकि उस समय देखिए दलगत राजनीति नहीं होती थी, हालांकि शुरुआत हो चुकी थी बट इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, तो यूएन में स्पीच दी जानी थी। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय यूएन में स्पीच दे रही थी बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने जब स्पीच दिया तो पूरे वर्ल्ड में ये प्रशंसा हो रही थी कि उनकी स्पीच काफ़ी अच्छी है। तो ये हुआ कि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा पर्सन भेजा जाए जो सबको वहाँ पे मोहित कर ले। अब बात ये थी कि इंडिया की तरफ से ऐसा कोई व्यक्ति मिनिस्ट्री में था नहीं। ठीक है। तो उसी समय पीवी नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉरेन मिनिस्टर बनाकर भेज दिया, एक डेलीगेट्स के रूप में, जो यूएन जाएगा। और आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि पहला वो स्पीच था अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो उन्होंने हिंदी में वहाँ पे दिया था, यूएन में दिया था, और पूरा का पूरा यूएन सुनकर दंग रह गया। दंग रह गया दो रीजन से कि एक तो इंडिया में इतनी पॉलिटिक्स चलती है, और पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने फिर भी एक ऐसे पर्सन को भेजा जो उसकी विपक्षी पार्टी का नेता था। ठीक है।
दूसरा रीजन ये था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो वाक्पटुता थी, उनकी जो बोलने की शैली थी और उनकी जो कटाक्ष करने की एक तरीके से मोहकता थी, उसने सबको वहाँ पे मोहित कर लिया। ऐसा ही स्टेटमेंट आपने देखा होगा। आप में से बात ये होती है ना, ये चीज़ें मीडिया कभी दिखाती नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं अंदर से कितनी यूनाइट हैं एक दूसरे से। आपने देखा होगा कि लास्ट 2 इयर्स पहले या 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में क्या हुआ था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग हो रही थी वर्ल्ड लेवल पे ब्रिटेन में। तो वहाँ पे इंडिया की तरफ से डेलीगेट्स में जानते हैं कौन गया था? एक तो हमारे बिरला साहब जो कि लोकसभा स्पीकर, ठीक है। दूसरा जो गए थे वो गए थे शशि थरूर साहब। और आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि शशि थरूर ने जो वहाँ पे स्पीच दी थी, उस स्पीच में यही बातें थी। मतलब आप सोचिए कि शशि थरूर जब संसद में होते हैं तो सीए और एनआरसी को लेकर विरोध करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। बट उनसे जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग में सीए और एनआरसी के इशूज़ पर जब बात करने की कोशिश की वहाँ के दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स ने या वहाँ के पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स ने, तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए क्या कहा कि ये हमारी देश की इंटीग्रिटी का मामला है और ये हमारा इंटरनल मैटर है। सो आप यहाँ पे हमसे पॉलिटिकल होकर ऐसी बातचीत नहीं कर सकते और ऐसे क्वेश्चन को रेज नहीं कर सकते। मतलब ये सोचने वाली बात होती है। बिरला साहब वहाँ पे उनको ऐसे ही बस देखते रह गए कि वाह, इंडिया की जब बात आती है तो हम सब यूनाइट रहते हैं। तो यही चीज़ होना चाहिए कायदे से कि कितनी भी आंतरिक रूप से हम मतभेद में रहें, लेकिन जब बाहर रूप की बात आए तो हमारा जो मन हो वो बिना भेदभाव का हो, ठीक है। अब बात आती है कि इस व्यवस्था के दोष क्या हैं। तो काफ़ी सारे दोष हैं, सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। हालांकि क्वेश्चन आपसे दोष पे नहीं पूछेगा। देखिए, आपसे कोई क्या कभी ये पूछता है कि आप में क्या क्या कमियां हैं? नहीं पूछता है ना कि आप दिन भर सोते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, ये तो कोई नहीं पूछता। बस यही पूछता है कि अच्छा आप पढ़ाई तो करते होंगे, तो आप कहते हैं हाँ साहब करते हैं। तो वही बात है, दोषों पे क्वेश्चन नहीं आता, तो दोष हमें नहीं देखना है। फिर भी फास्ट मोड में देख लीजिए कि एक अस्थिर सरकार होती है। अस्थिर का मतलब जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक सरकार है, बहुमत नहीं प्राप्त है तो सरकार समाप्त है। नीतियों की निश्चितता का अभाव है। आज मोदी जी हैं तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम चल रही है। कल अगर कोई दूसरा मिनिस्टर बनेगा तो इंदिरा गांधी अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम लागू हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। फिर बात आती है मंत्रिमंडल की निरंकुशता की। जो मंत्रिमंडल होता है कभी कभी उसको जब पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो निरंकुश हो जाता है। जैसे वर्तमान में आप अमित शाह जी को देख सकते हैं, ठीक है। वो जब एनआरसी पास कराने के मूड में आ जाएंगे तो आ ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है उनको। अगर 370 अगर अवॉक करना है तो 370 को अवॉक करने के लिए उनको किसी से परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता है। शक्ति पृथक्करण में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं, मतलब साथ भी होते हैं और अविभाज्य भी होते हैं। लेकिन शक्ति पृथक्करण क्या कहता है? अलग अलग। जबकि हमारे यहाँ क्या है कि एक तरफ से ये माना जाता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ पे कई बार न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है कार्यपालिका पे, विधायिका कार्यपालिका के कामों पर रोक लगा देती है। तो ये एक तरीके का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आ जाता है, यानी कि उसके विरोध में आ जाती है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है। आप देखते होंगे कई बार मिनिस्टर्स की डिग्री को लेकर बातें चलने लगती हैं। जैसे आप आजकल फिलहाल देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहते हैं, कौन रहते हैं चर्चा में बताइए? जो इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास साहब। शशिकांत दास साहब आईएएस ऑफिसर हैं और इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री। इनके जीवन में बैकग्राउंड में कहीं पर भी इकोनॉमी इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, बट आरबीआई का इनको गवर्नर बनाया गया। कहा यह जाता है कि एक इकोनॉमिस्ट को आरबीआई का गवर्नर होना चाहिए, बट एक सचिव को, एक आईएएस अफसर को, वो आईएएस अफसर जो हिस्ट्री का स्टूडेंट है वो आईएएस अफसर बना बैठा है आरबीआई का गवर्नर। तो इसको लेकर भी कई बार विवाद शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक दो तीन व्यक्ति काफ़ी अच्छे पद पर हैं। जैसे आप इस समय देखेंगे पोखरियाल निशंक साहब जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं कि इसको फॉरेन मिनिस्टर जो कि आईएफएस हैं एस जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये लोग थोड़े योग्य टाइप के हैं कि हाँ इनको सच में उस फील्ड की महारत हासिल है। क्लियर? तो बाकी आप देख सकते हैं
व्यवस्था की स्वीकारता के कारण आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब इम्पोर्टेंट वही याद रखिए, इंडेक्स दे दिया गया है, आप सिर्फ इस इंडेक्स को याद करना है। इसके अलावा आप अगर नहीं भी पूरा टॉपिक पढ़े होंगे ना, और केवल इस इंडेक्स को अगर आप बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये टॉपिक तो कंप्लीट होगा ही। शुरू में जो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स को पढ़ा था ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था के क्या लक्षण हैं और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के क्या लक्षण हैं। आपको एक जानकर हैरत होगा कि एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी है उसमें से आपके पास, जिसके पास पंचम संस्करण हो ना, नीला वाला ब्लू कलर का, उस पे ये इंडेक्स जब आप देखेंगे तो वो उस पे गलत दी हुई है। ठीक है, गलत कैसे दी हुई है, उन्होंने ये जो गुण और दोष को लेकर है ना, इसको गड़बड़ कर दिया है कि उन्होंने यहाँ पे दोष बता दिए हैं और यहाँ पे गुण बता दिए हैं, और यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे भी दोष हैं, यहाँ पे भी दोष हैं, ये उल्टा सीधा उन्होंने कर दिया। तो आप एक बार उसको रीचेक कर लीजिएगा अपनी इंडेक्स को, इस इंडेक्स से इसको मैच कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी ये मिस्टेक है। तो होता क्या कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, बट वही है कि पढ़ने से सब कुछ थोड़ा ना होता है, नकल भी कीजिए तो अकल से कीजिए। तो जिसके पास ब्लू कलर की प्रिंट वाला एम लक्ष्मीकांत की बुक है पंचम संस्करण की, वो इस इंडेक्स को जरूर देखें और देखने के बाद उसे संशोधित कर लें। और एक और बात बताएं, संशोधित करने में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये जो गुण दोष लिखा है ना, बस इसको आपको सही से वहाँ पे लिख लेना है। वहाँ पे क्या किया है कि उसने इस वाली लाइन को यहाँ पर साइड डाल दिया है और इस वाली लाइन को यहाँ पे डाल दिया है, समझ गए। तो वो अनअरेंज कर दिया है, उसे बस आपको वहाँ पे देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ना, गुण दोष उल्टा सीधा लिखा है, यहाँ पे दोष और गुण उल्टा सीधा लिखा है। क्लियर, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखना है आपको। तो देख लेते हैं संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता तो है कि दोहरी कार्यकारिणी होती है। ठीक है, बहुमत दल के शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है, राजनीतिक एकरूपता की बात होती है, दोहरी सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन का विघटन होता है, शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। इतने 8 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। क्लियर, इसके गुण क्या हैं, इतनी विशेषताएं तो उन्हें पढ़नी है। विशेषताएं ही एक तरीके का गुण होती हैं। ठीक है, तो 4 गुण हैं। कौन से गुण हैं, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य का काम करती है, उत्तरदायी सरकार की बात करती है, निरंकुशता पर रोक लगाती है और व्यापक प्रतिनिधित्व की बात करती है। बस दोष ये है कि ये अस्थायी सरकार होती है, यानी कि परमानेंट नहीं होती, नीतियों की इसमें निश्चितता नहीं होती, शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध हो जाती है और अकुशल व्यक्तियों के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। जरूरी नहीं कि परमानेंट अकुशल ही व्यक्ति हों। ठीक है, विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विशेषताएं आती हैं राष्ट्रपति शासन में एकल कार्यकारिणी होती है, मतलब एक ही कार्यपालिका होती है, वही सब कुछ देखती है। राष्ट्रपति और विधायिका पृथक रूप से अलग अलग होती हैं, उनका निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। आपने देखा होगा जो बाइडेन इस समय जो नियुक्त हुए तो उनकी जो कैबिनेट है या उनकी जो कार्यपालिका वो अलग है। ठीक है, आपने बार बार नाम सुनते होंगे कि जो बाइडेन की कार्यपालिका में फला भारतीय वंश की महिला उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है, इसीलिए तो होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय वंश या भारतीय मूल की वो महिला ने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो बाइडेन साहब रिसर्च करते हैं। और मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि इन फ्यूचर जब आप कलेक्टर बने, IAS बने, तो आप अपनी लाइफ में उन टैलेंटेड पर्सन्स को जो UPSC की तैयारी करते हैं ना, उनको अपने साथ रखिएगा। अपने साथ रखने का मतलब कि उनके साथ ग्रुपिंग कीजिएगा। क्यों कीजिएगा कि सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए आप किसी ज़िले के कलेक्टर हैं, जैसे इसमें लॉकडाउन की सिचुएशन है। ठीक है, तो आपको कोई डिसीजन लेना है और आपको डिसीजन में गाइडेंस नहीं मिल पा रहा सही से, तो आप क्या करिए कि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस टेलीग्राम ग्रुप पे या उस फेसबुक ग्रुप पे एक मैसेज शेयर कर दीजिए कि ऐसी सिचुएशन मेरे ज़िले में उत्पन्न होने वाली है, आप सब IAS की तैयारी करते हैं तो कृपया आप अपने सुझाव दीजिए। तो आप यकीन मानिएगा, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं ना, हम ही जैसे तो बच्चे होंगे जो इस समय आपको तैयारी करा रहे होंगे। ठीक, तो वो काफ़ी सारे सजेशंस दे देंगे कि सर आप ये कर दीजिए, सर आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके माइंड सेट पे काफ़ी सारे एक तरीके से कह सकते हो सजेशंस उभर कर आ जाएंगे और आप टीम वर्क के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, आपको लग रहा होगा क्या सर बाकी जो IAS ऑफिसर्स हैं क्या वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनके अंदर एक गुरूर होता है। गुरूर किस चीज़ का कि हम तो टॉपर थे, हम तो IAS बने हुए हैं, तो हम इन बच्चों से क्यों सीखें जो फेलियर हैं। जबकि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको उनसे सीखना चाहिए।
अपने जो अभिगम है ना उसको चेंज कीजिएगा। जब आप आईएएस बन जाइएगा, कलेक्टर बन जाइएगा, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस वृक्ष में सबसे ज़्यादा फल लग जाते हैं ना, उस वृक्ष को झुक जाना चाहिए। और अगर वो वृक्ष झुकता नहीं है तो टूट जाता है। मतलब क्या कि अगर आप सक्सेस हो जाए ना तो उतने ही विनम्र हो जाइएगा। मतलब जो आपके अंदर रिजिडनेस है कि हाँ सक्सेस हो जाऊंगा तो उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगी, ये ड्रामा हटा दीजिएगा। विनम्र रहिएगा, अपने दुश्मन से भी दोस्ती रखिएगा। हाँ, उस वक्त अगर वो फिर कोई एक्टिंग करता है उसके बाद तो आप उसको जवाब दीजिए, लेकिन हर एक के साथ लॉयल रहिए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आपसे मिले तो उसको एहसास हो कि हाँ वो आज किसी कलेक्टर से मिला था, मतलब उसको कलेक्टर की फीलिंग ही ना आने देना। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। तो यही बातें हैं यहाँ पे कि इस एकल कार्यकारिणी की बात होती है, पृथक होता है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है। आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करते रहते थे, वो सीनेट में नहीं जाते थे, कांग्रेस में भी नहीं जाते थे। ठीक है, राजनीतिक एकरूपता नहीं होती, एकल सदस्यता की बात होती, राष्ट्रपति का ही सब कुछ नियंत्रण होता है, निचला सदन इसमें विघटित नहीं होता और शक्तियों में विभेद होता है, यानी शक्तियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, दोष क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव रहता है। आप देखते होंगे हर बार महाभियोग लाया जाता था, लेकिन क्या फायदा होता था, कुछ होता था, कुछ नहीं होता था। गैर उत्तरदायी सरकार होती थी, सरकार कुछ भी करे, मैक्सिको में दीवार बना दे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि ईरान पर प्रतिबंध लगा दे कोई दिक्कत नहीं, सरकार को मतलब ही नहीं होता था। गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना होती है। आप देखते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहते थे, समझ गए। सीमित प्रतिनिधित्व होता था, मतलब कुछ ही लोग होते थे कैबिनेट में, अपनी ही फैमिली के मेंबर को, दामाद को, अपनी बेटी को, उन्हीं को वहाँ पे प्रमोट किए थे। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी थी ना, या उनके जो फैमिली मेंबर्स भी थे, जो उनके दामाद थे, बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे। आप सोच सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी जब वो इंडिया आई हुई थी स्टार्टअप्स को लेकर, समझ सकते हो आप। स्थायी सरकार, यानी कि गुण इसका ये होता है कि सरकार एक परमानेंट होती है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप पूरा अपना कार्यकाल निभा कर ही गए, बीच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। नीतियों में निश्चितता रहती है, जो नीतियां उन्होंने बनाई ईरान के प्रति वो बनी ही रही। और आज भी जो बाइडेन आए तो उन्होंने उसे रिव्यू किया, लेकिन ये कहा कि वही ईरान की पॉलिसी जो पूर्व में चली आ रही थी वही बनी रहेगी। ठीक है, इंडिया के साथ भी वही रिलेशन बनाए रखे। शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पे आधारित होती है कि जो न्यायपालिका है वो अपना काम करे, विधायिका अपना करेगी, कार्यपालिका अपना करेगी। विशेषज्ञों की सरकार होती है, मतलब इसमें एक से एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन को लिया जाता है। आप देखते होंगे कि कभी भारतीय मूल की उस महिला को उसमें बनाया गया, कमला हैरिस को बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो बाइडेन इस समय प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो वो उनके सलाहकार होते थे जो बाइडेन। ठीक है, आपने एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा कि जो बाइडेन और बराक ओबामा साहब को आइसक्रीम खानी थी, तो जाते हैं वहाँ पे और खेलते कूदते तो रहते ही वो लोग आपस में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि भारत की संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में क्या डिफरेंस है। तो बस एक ही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में संसद ही संप्रभु है, जबकि भारत में संसद संप्रभु नहीं है। ठीक है, क्यों संसद संप्रभु नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शक्तियों पर प्रतिबंध है, यहाँ पर एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर एक संघीय व्यवस्था है, यहाँ न्यायिक समीक्षा है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। ये सारी चीज़ें संसद की सर्वोच्चता को इंडिया में डाइल्यूट करते हैं। इंडिया में सर्वोच्च कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया या अवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में संप्रभु कौन है, तो आप वहाँ पे इंटरव्यू में बता सकते हैं हम। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे ना, देखिए इसी को बोलते हैं इंटरव्यू पैनल को इंटरेस्टिंग बनाना। सपोज कीजिए कि इंटरव्यू पैनल में किसी ने आपसे पूछा कि आपका फला नाम है, आप ये बताइए कि आप बता सकते हैं कि इंडिया में कौन संप्रभु है, तो आप बता देंगे सर हम। वो बोलेंगे हम का मतलब सर आप, हम सब लोग संप्रभु हैं। वो बोलेंगे ऐसा आप क्यों कह रहे हो? तो कह सकते हो कि सर प्रियम्बल में दिया हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उनका क्रॉस क्वेश्चन होगा प्रियम्बल किसने दिया? आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो पूछेंगे मूल संविधान में था, तो कह देंगे हाँ साहब था। फिर प्रियम्बल पे ही वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको प्रियम्बल मजबूत तैयार होनी चाहिए। समझ गए? ऐसे ही इंटरव्यू लिया जाता है और ऐसे ही इंटरव्यू आपका बेस्ट होता है। रट्टा मारने से इंटरव्यू नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है सरकार की। सरकार की बात का मतलब कि संघीय सरकार क्या होती है। हमने संसदीय व्यवस्था तो पढ़ ली, अब बात आती है संघीय सरकार की। आखिरकार संघीय सरकार का फीचर क्या होता है।
हमने इससे पहले आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी। जब संविधान की विशेषताएं पढ़ा रहे थे ना, तो वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, एक थी एकात्मक सरकार, एक थी संघीय सरकार। एकात्मक में हमने आपको दिखाया था एकल नागरिकता की बात हो, आपातकालीन प्रोविजन की बात हो, अखिल भारतीय सेवाओं की बात हो, ये सारी चीज़ें। संघीय में हमने आपको बताया था लिखित संविधान हो, संविधान सर्वोच्च हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। स्वतंत्र न्यायपालिका की मैंने बात की थी। मैंने आपको ये भी बताया था दो सदनों की बात हो, शक्ति का पृथक्करण हो, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। दो सरकारें हो, यानी कि डिवाइड किया जाए हर चीज़ को, वही चीज़ है, बस उसे फिर से रिपीट कर दिया गया। तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या क्या है। सिंपल सी बात है, एकल या एकात्मक सरकार जिसमें समस्त शक्तियां व कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होते हैं। संघीय सरकार में क्या होता है, इसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र व क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एकात्मक सरकार के संदर्भ में या संघात्मक सरकार के संदर्भ में, संघात्मक और संघीय एक ही वर्ड होता है, ठीक है, तो के संबंध में, और आपको ऑप्शन में दे दे संघीय सरकार के संदर्भ में इसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होते हैं, तो आप कहेंगे साहब ये गलत होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है, इसमें शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिवाइड होती हैं केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में। समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, मोस्टली कई बार पूछा भी गया बच्चों से, वो क्या है कि संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है, जबकि क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। क्लियर। तो आपको इतनी बातें यहाँ पर भी पता होनी चाहिए, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी फालतू के वर्ड हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको शुरू में पढ़ा दिया है। आप सोच रहे होंगे ऐसा सर आप क्यों कह रहे हो कि यहाँ पे नहीं याद रखना है, क्योंकि ये जो इंडेक्स आपको दी है ना, ये सही नहीं दी है। सही नहीं दी का मतलब क्या है, गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, कन्फ्यूज कराने वाली है कि संघीय व्यवस्था में सर्वोच्चता की तो बात होती है, बट एकात्मक में हो भी सकता है, नहीं भी। मतलब यहाँ पे एक तरीके का जैनिज्म वाला, जैनिज्म में आप पढ़ते हो ना उनके सिद्धांत को लेकर, तो वहाँ पे क्या आता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है ना, पंचभंगनी सिद्धांत। तो वो आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको बस वही जो शुरू में मैंने बता दिया ना संविधान की विशेषताओं वाले टॉपिक में, वहाँ से बस उतने ही फीचर याद रखने हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है कि अलग अलग इकाइयों के रूप में जाना जाता है वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री में। जैसे आप हमेशा सुनते होगे ना यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ पे राज्य कहा जाता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में जब हम संघ की बात करते हैं तो वहाँ कैंटोन कहा जाता है। कनाडा में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रांत कहा जाता है, और रसिया में जब हम बात करते हैं तो रिपब्लिक्स कहा जाता है। आप नहीं पढ़ते होंगे कि रसियन रिपब्लिक्स है वो, स्विट्जरलैंड का ये कैंटोन का एरिया है, अमेरिका के स्टेट्स हैं, ठीक है, प्रांत हैं, कनाडा के प्रोविंसेस हैं, ठीक है, प्रोविंसेस गवर्नमेंट। तो ये वर्ड आते हैं। जैसे इंडिया में आप हमेशा क्या सुनते हो, इंडिया में आप हमेशा सुनते हो ना कि कंट्री का नाम सुनते हो, एक तरीके का स्टेट का नाम सुनते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर वही बात है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि संघीय व्यवस्था को आखिरकार अपनाया क्यों गया। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि दो मेन रीज़न थे। पहला ये था कि इंडिया जो है उसकी जो ब्रॉड एरिया है, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, वो कहीं ना कहीं इस बात को अडॉप्ट करता है। दूसरी बात है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर है, इंडिया की जो सोसाइटी की डाइवर्सिटी है, वो चीज़ भी इसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करती है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे नहीं दी गई है वो क्या थी कि ऑलरेडी हम इस व्यवस्था में ढल चुके थे, तो ये माना जाता था कि हम उसी व्यवस्था को अपना लें, ठीक है। तो बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वैसे तो संविधान में कहीं पे भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बट आर्टिकल 1 में क्या कहा जाता है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है। आपने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि ये स्टेटमेंट क्या शो करता है, एक तो देश की प्रकृति को शो करता है, दूसरा देश के नाम को शो करता है। इंडिया भारत है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बुक आई है, बहुत अच्छी बुक आई है, पब्लिश हुई है, कभी पढ़ना जब यूपीएससी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, हालांकि हम तो आपको पढ़ा ही देंगे। वो बुक है इंडिया, हिंदुस्तान या भारत,
ठीक है, ये 3 वर्ड पे वो बुक ही पूरी लिख दी गई है कि इंडिया को आप इंडिया कहेंगे या हिंदुस्तान कहेंगे या भारत कहेंगे या आर्यावर्त कहेंगे या भरत खंडे कहेंगे या जम्बू द्वीपे कहेंगे। डिबेट अभी शुरू हुई थी ना कि इंडिया को भारत कहना उचित है या हिंदुस्तान कहना उचित है। हिंदुस्तान कहने से क्या होता है कि हिंदुओं का स्थान नजर आता है, भारत कहने से क्या होता है कि डाइवर्सिटी नज़र आती है। डाइवर्सिटी में एक तरीके से आप कह सकते हो कि गहनता नज़र आती है, सूक्ष्मता नज़र आती है, ठीक है। भारत जब हम बात कहते हैं तो भरत वंश की बात नज़र आती है। तो इसी चीज़ को लेकर उस लेखक ने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया है कि आखिरकार इंडिया को हम इंडिया क्यों कहें, इंडिया को हम भारतवर्ष क्यों कहें, हिंदुस्तान क्यों कहें, इंडिया को हम एक तरीके से आर्यावर्त क्यों कहें, और इनको कहने और न कहने के पीछे क्या तार्किकता है और क्या न्यायोचितता है, इस पर उसने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। तो मैं आपको उस बुक को कंप्लीट करा दूंगा जब मैं आपकी इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है, मैं लगभग आपको ये मान कर चलिए 7-8 हज़ार किताबें तो आपको कंप्लीट करा ही दूंगा, उनके सिनॉप्सिस टाइप के आपको बता दिया करूंगा। तो आप अगर कभी भी बुक ऐसे देखेंगे तो रेफरेंस में भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी रेफरेंस में दे दिया कि हाँ एक ऐसी बुक है जिन्ना की, जैसे मैंने एक बुक आपको मॉडर्न इंडिया के टाइम पीरियड पे बताई थी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है, हालांकि यहाँ पे ये भी बता दूँ हिंदी में ये बुक नहीं आती है, रेयर, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघ शब्द का उपयोग नहीं हुआ, ये आप जान गए। भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। सहमति का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे सिंपल सी बात है, आप में से जितने भी बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हो तो हमारा आपका कोई एक कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना है कि नहीं हम आपको केवल 30 जून तक पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, इसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, जितना आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब आप नहीं थकेंगे तो हम बिल्कुल नहीं थकेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, यानी कि हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है कि हम कब तक पढ़ाएंगे। और एक और बात है, अब यहाँ पे ये भी बिल्कुल मत सोच लेना कि हम केवल आप पर ही डिपेंड हैं, क्योंकि आप पर मतलब क्या है कि आप अगर नहीं देखेंगे तो कोई नया अभ्यर्थी आएगा, वो देखेगा तो हम फिर उसके लिए पढ़ाने लग जाएंगे। मतलब बंद नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। आपका मतलब ये रहता है कि कोई भी सेकंड पार्टी आपकी जगह पे जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है या करना चाहती है, ठीक। तो ये चीज़ देख सकते हैं, यूपीएससी ने इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको दे देता है, सॉरी कौन सा कथन असत्य है, आपको दे देता है भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमत का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 4 दिया था 2017 के पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं साहब ये तो गलत है, सहमत का परिणाम नहीं है। राज्यों को ये राइट नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें। आप देखते होंगे ना लास्ट 2017 में भी, हाँ 17-16 में क्या हुआ था कि कर्नाटक राज्य अपने आप को अलग करने की मांग कर रहा था। कर्नाटक फ्लैग की बात आ रही थी, आपने देखा होगा, सुना होगा कि इंडियन फ्लैग्स को वहाँ पे नहीं फहराया जाता था, वहाँ कर्नाटक फ्लैग को जो पीला, लाल और हरा, हाँ ये 3 कलर का है, वो फहराया जाता था। कन्नड़ प्रदेश की डिमांड की जाती थी कि हम इंडिया से अलग हो जाएंगे क्योंकि वो कोस्टल एरिया था। तो इस चीज़ को लेकर आपने देखा होगा काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। बट वही है कि नागालिम वाले जैसे लोग कहते हैं ना कि नागालैंड हमें अलग कर दो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लोग कहते हैं कि बोडोलैंड का एरिया अलग कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अलग होने का अधिकार ही नहीं है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से प्रेरित है। क्यों? क्योंकि कनाडा में क्या है, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो वैसे ही भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात है, भारत की संघीय पद्धति की विशेषताएं क्या है, तो सिंपल सा आप जानते हो द्वैध राज पद्धति है। द्वैध राज पद्धति का मतलब 2 राज पद्धतियां, मतलब एक केंद्र में सरकार होती है, दूसरी राज्य में। केंद्र में जैसे मोदी जी, राज्य में जैसे ममता जी, ठीक है, या केजरीवाल साहब, ठीक है। तो आप देखते होंगे हमेशा कि केंद्र में को तो मोदी को ही आना चाहिए, बाकी पे कोई भी आ जाए। लोगों के वोटिंग राइट होते हैं ना कि केंद्र में तो मोदी ही चाहिए, समझ गए। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ना है। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत पहले डिटेल में बता दिया था कि लिखित का क्या मतलब होता है, अलिखित का क्या मतलब होता है। बस यहाँ पे 2 चीज़ें देख लीजिए कि अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है, ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें एक प्रियम्बल है, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ थी जब मूल की बात की जाती। वर्तमान में इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और बता दूँ। कई बार बच्चे प्रियम्बल
उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना और उद्देशिका को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। भाई साहब ये चारों एक ही पिताजी के, चारों एक ही संतान है, उनके बस नाम अलग हो गए कि उसका उसी को कोई गोलू कहता है, कोई भोलू कहता है, कोई सोनू कहता है, कोई मोनू कहता है वो पर्सन एक ही, ठीक है। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, समझ गए। तो यही चीज़ें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, समझ गए। होता क्या है ना कि बच्चे शुरुआती जो तैयारी करते हैं, जो शुरू में आते हैं बिल्कुल नई नई तैयारी करने, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने भी जीवन में पहली बार पढ़ा था तो प्रस्तावना और उद्देशिका को लेकर कंफ्यूज हुआ था। और कई बार जब मैं कई बच्चों को भी पढ़ा रहा था तो उन्होंने भी ऐसा ही क्वेश्चन रेज किया था कि सर प्रस्तावना और उद्देशिका में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए। या कई बार आपने देखा होगा ना, नॉर्मल पर्सन, थोड़ा पढ़ा लिखा टाइप का व्यक्ति आपसे पूछ देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल बताइए। आपको प्रस्तावना आती होती है बट वो प्रियम्बल पूछ देता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप सोचते हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, और आप बोल देते हो सर नहीं आती। फिर वो बोलेगा आपको हम भारत के लोग नहीं आता, तो आप अरे ये तो याद है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करते हैं, आप ये तुरंत बता दोगे। तो यही बातें होनी चाहिए, ठीक। फिर बात आती है शक्तियों के विभाजन की। तो केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का सोर्स एक ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। आपसे ये नहीं पूछेगा किस सूची में, किस अनुसूची में कौन कौन से विषय, कितने विषय हैं, ये नहीं क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पीसीएस का एग्जाम दे रहे होते तो जरूर पूछता। हाँ, क्वेश्चन कहाँ पे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ये अनुसूचियाँ जो है ना संविधान में, ये जो सूचियां हैं ये संविधान के किस अनुसूचियों में शामिल हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां वर्तमान में है ना, तो उसमें से आपसे पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए सबके सब 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। 8वीं में क्या है, भाषाएं हैं, ठीक। संविधान की सर्वोच्चता की बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान ही सर्वोच्च है, यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि नागरिक ही सर्वोच्च हैं। कठोर संविधान का सिंपल सा मतलब आप बता दीजिए। अनम्य और नम्य पढ़ा था ना आपने, नम्य का मतलब लचीला, अनम्य का मतलब कठोर, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि जिसमें संविधान संशोधन की प्रोसेस टफ हो वो कठोर। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट रूप से पूछा जा सकता है कि कठोर संविधान का बेसिक फीचर क्या होता है, कि संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो टफ है, ठीक। फिर बात आती है स्वतंत्र न्यायपालिका की, इंडिपेंडेंट न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट न्यायपालिका का मतलब ये है कि उसकी नियुक्ति से लेकर उसके वेतन तक में किसी का हस्तक्षेप ना हो। जैसे सिंपल सी बात है ना कि आप लोग जब तैयारी करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अभी मान लीजिए आप अपना जीवन जी रहे हैं, तो आप अपने जीवन के कुछ डिसीजन स्वच्छंद रूप से नहीं ले सकते, ठीक है। स्वच्छंद रूप से मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिना अपने माता पिता की परमिशन के किसी नायक या नायिका से विवाह कर लें, ठीक है। हाँ, हो सकता है करने के बाद में कुछ दिनों के बाद मान जाएं, लेकिन इतना स्वच्छंद निर्णय आप नहीं ले पाते। और इसलिए भी नहीं ले पाते क्योंकि आपको उसी घर में जाकर रहना है, ठीक है। आपको अपने माता पिता की कमाई पर ही जिंदा रहना है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपके इकोनॉमिक सोर्सेज अलग हैं, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड मजबूत है, यानी कि आपका मतलब केवल आपका कि आपकी नौकरी लगी है, आप आईएएस बन गए हैं, तब आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सोसाइटी की रही बात, सोसाइटी भी एडॉप्ट कर लेती कि अच्छा लड़का कलेक्टर है, लड़की भी कलेक्टर है, चलो मान लेते हैं, समझ गए। और वैसे अगर आप नॉर्मल पर्सन होते हैं तो नहीं मानती बात सोसाइटी, ठीक है। तो वही है स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब कि आप देखते होंगे कि भारत में जितने भी न्यायाधीश हैं उनको सबको भारत की संचित निधि से पैसा मिलता है। उनकी जो नियुक्ति होती है वो कोलेजियम सिस्टम से होता है। कोलेजियम क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है, हालांकि हम न्यायपालिका आपको पढ़ाएंगे। कोलेजियम का एक तरीके से मतलब ये होता है एक ग्रुप। एक ग्रुप का मतलब कि जो कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनके द्वारा मिलकर चुना जाता है उस अपने चीफ जस्टिस को, क्लियर, उसको बोलते हैं कोलिजियम। और उसमें क्या होता है, सबका एक क्रम होता है। जैसे आप लोग जब स्कूलिंग लाइफ में रहे होंगे तो स्कूलिंग लाइफ में आपको मॉनिटर बनाया जाता होगा। हालांकि आप बने हैं नहीं बने ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैंने अपनी स्कूलिंग लाइफ में 8 साल तक मॉनिटरिंग की है, क्लास 1 से लेके 8 तक। और फिर उसके बाद जब हायर एजुकेशन में गया तो 9 से लेके 12 तक भी मैंने किया है, ठीक है। उसके बाद तो मैं स्कूलिंग ही नहीं गया। तो वहाँ पे मॉनिटरिंग जब की जाती थी तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते थे, क्या कि एक तो आप क्लास मॉनिटर फर्स्ट हुए, फिर एक सेकंड को भी बनाया जाता था। और अगर वो कॉलेज में लड़के और लड़कियां साथ में हैं तो लड़की को ही सेकंड मॉनिटर बनाया जाता था, लड़के को फर्स्ट। क्यों? एक तरीके की पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है कि ऐसा ना हो कि लड़के डोमिनेंस अपना इस्टेब्लिश कर लें
कि हाँ अगर टीचर नहीं आया है तो लड़के वहाँ पे ये कहें कि सर लड़कियाँ शोर मचा रही थी, ये लोग बातें कर रही थी, पढ़ नहीं रही थी। ऐसी बातों को रोकने के लिए लड़की को भी सेकंड मॉनिटर बनाया जाता है। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप वहाँ नहीं गए उस दिन कॉलेज या स्कूल में, ठीक, तो जो सेकंड मॉनिटर होती है लड़की, ठीक, वो उस दिन मॉनिटर बन जाती है और उसके बाद जो लड़का होता है उसमें एक सेकंड मॉनिटर बनता है। तो ये बड़ी अच्छी प्रोसेस होती थी, आप में यहाँ होती थी या नहीं होती थी, बट हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक तरीके से बहुत ही मैनेजमेंट बना कर रखा था। और अगर स्कूल नहीं भी होता था, टीचर्स नहीं भी आते थे, तो हम ही में से कोई ना कोई जाकर क्लास में क्लास लेता था और फिर पढ़ाता था उस दिन की पूरी क्लास को, रिकॉल कराता था बच्चों को, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे थी। तो वही एक तरीके का आप समझ सकते हैं कोलिजियम प्रणाली होती है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, बाकी हम ये बातें आपको न्यायपालिका के इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कराएंगे। देखो पॉलिटी की दो बातें आपको बताएं, जब हम पॉलिटी पढ़ते ना, खास तौर पे अगर मैं कहूँ तो पूरे मोटे तौर पर पॉलिटी को आप जब 800 पन्ने कंप्लीट कर लेंगे इंडियन पॉलिटी को, तो आप ये मान कर चलिए कि लगभग 10 बार उस टॉपिक को रिवाइज कर चुके होंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ न्यायपालिका आपको पढ़ा दिया, अब इंडिपेंडेंट रूप से जब मैं न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तो भी कवर हो जाएगी, राष्ट्रपति को पढ़ा रहा हूँ तो भी न्यायपालिका कवर हो जाएगी, जब संसद में विधेयक को पढ़ा रहा हूँ तो भी न्यायपालिका कवर हो जाएगी, न्यायिक सर्वोच्चता पढ़ाऊंगा तो भी हो जाएगी, न्यायिक सक्रियता पढ़ाऊंगा तो भी हो जाएगी, जनहित याचिका पढ़ाऊंगा तो भी हो जाएगी, ठीक है, लोक अदालत पढ़ाऊंगा तो भी हो जाएगी, ग्राम न्यायालय पढ़ाऊंगा तो भी हो जाएगी, यानी कि हर बार, और उच्च न्यायालय पढ़ाऊंगा तो भी हो जाएगी, फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो भी हो जाएगी। मतलब 8 से 10 बार वही टॉपिक बार बार रिवाइज होते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडियन पॉलिटी सबसे सरल सब्जेक्ट हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है और बार बार रिवाइज होता रहता है। अब आज ही का आप क्लास देख लीजिए, वैसे तो हम पुरानी बातें ही रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। द्विसदनी विधायिका की बात आती है। द्विसदनी का मतलब 2 सदन। अच्छा एक बात बता दीजिए कि द्विसदनी व्यवस्था भारत में कब आई थी सबसे पहले? तो आपको पता होना चाहिए 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की बात की गई थी। पढ़ा था ना आपने कि केंद्र में द्विसदन आया था, प्रांतों में द्वैत शासन आया था। और 1935 में क्या हुआ था कि केंद्र में क्या आया था बताइए? केंद्र में एक तरीके से द्वैत शासन आया था और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है। और 1919 और 1935 दोनों इंपॉर्टेंट अधिनियम हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यों? क्योंकि 1919 के 100 वर्ष हो गए थे और 1935 पे ऑलरेडी यूपीएससी ने एक बार हल्के लेवल पे क्वेश्चन पूछा है। तो यूपीएससी की आदत है कि वो आगे चल के डेप्थ लेवल पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है, ठीक। अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की एकात्मक विशेषताएं। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, बट ये है कि उनको डिटेल में यहाँ दिखाया गया है, तो देख लीजिए। सशक्त केंद्र की बात करता है, मतलब केंद्र के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। राज्य अनश्वर नहीं है। अनश्वर का मतलब क्या होता है? देखिए हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना नश्वर और अनश्वर, ठीक है। नश्वर का मतलब होता है समाप्त हो जाना, अनश्वर का मतलब समाप्त न होना। वही बात है यहाँ पे। क्या है कि भारतीय जो संघ है वो नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। मतलब कि जो इंडिया में संघ है वो कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन राज्य समाप्त हो सकते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये एक तरीके से वही लाइन की बात कर रहा है, क्या? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इंडिया, ठीक है। तो वही बात है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं याद रखना है, समझ गए? मतलब होता है ना, पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए कहते हैं कि हम आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। चलिए एकल संविधान की बात करते हैं। एकल संविधान क्या होता है? एक ही संविधान होगा, केंद्र का भी वही होगा, राज्य का भी वही होगा, ठीक है। आप देखते होंगे ना कि दोनों में एक ही संविधान चलता है। ऐसा तो है नहीं कि योगी आदित्यनाथ साहब का एक अलग संविधान है और नरेंद्र मोदी जी का संविधान अलग है, ऐसा नहीं है। या ममता बनर्जी साहब का अलग वो है संविधान और मोदी जी का अलग है, दोनों का एक ही है संविधान। संविधान लचीला है। अब आप बता दीजिए लचीला का क्या मतलब होता है? लचीला का सिंपल सा मतलब होता है नम्य। नम्य का मतलब संशोधन की प्रोसेस काफ़ी आसान। ये तो याद हो गई होंगी अब आपको चीज़ें, ठीक। फिर क्या बात आती है कि राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। मतलब आप देखते होंगे ना राज्यसभा में पॉपुलेशन के हिसाब से लोग जाते हैं। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, जैसे आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं क्या है कि वहाँ पे हर स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं,
51 स्टेट हैं वहाँ पे, 50 तो वैसे हैं और 1 वहाँ की वाशिंगटन डीसी है। तो वहाँ पे 51 जो स्टेट्स हैं ना, वहाँ से पर स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं, यानी कि 102 वहाँ पे सीनेट में फिक्स ही हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग जगह से लोग अलग अलग जाते हैं, ठीक है। कहीं से 2 गए, कहीं से 10 गए, कहीं से 13 गए, कहीं 73 गए, अलग अलग टाइप के लोग जाते हैं, ठीक। आप ये देख सकते हो अमेरिका के सीनेट में 100 मेंबर होते हैं, ठीक। आपातकालीन उपबंध अच्छे से आपको पता है, हालांकि डिटेल में हम आपको इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी डिटेल से पढ़ाएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, राज्य क्या होता है, वित्त क्या होता है। तो 3 तरह के आपातकाल। आपात का मतलब ये होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब अचानक कोई दुविधा आ जाए, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन आ गई। भाई आपके लिए तो दुनिया में आपातकाल इस समय कोविड-19 ही है। क्यों? क्योंकि आप में से जितने बच्चे इस समय मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो सब 1990 के बाद के होंगे, यानी कि 1990 प्लस ही होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ पे 1975 का बैठ कर देख रहा हो। हाँ, ये बात अलग है कि माता पिता के साथ अगर आप वीडियो चला कर देख रहे होंगे तो वो देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। फिर बात आती है एकल नागरिकता की। एक ही नागरिकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि राज्यों की अलग है, संघ की अलग है। जैसे अमेरिका में होता है ना दोहरी नागरिकता, राज्य की अलग लेनी है, न्यू जर्सी की, पेंसिल्वेनिया की, ठीक है, फ्लोरिडा की। बट इंडिया में क्या, आप यूपी के हो, एमपी के हो, बिहार के हो, बंगाल के हो, लेकिन आपकी नागरिकता एक ही है, इंडियंस। क्लियर? आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। चक दे इंडिया मूवी आप लोगों ने देखी होगी। चक दे इंडिया मूवी में जब वो शाहरुख खान जाता है कोच बन के और सबको वहाँ पे पूछता है कि तुम कहाँ से, तुम किसके लिए खेलते हो, तुम किसके लिए क्या है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या, पूरा नाम बताओ। तो वो लोग जानते हो क्या बोलते हैं? और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरव्यू में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा? और अगर आपने यहाँ पे अच्छा जवाब दे दिया ना तो यकीन मानिए आपके अंक बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछता है आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। पहला क्वेश्चन यही होता है ना इंटरव्यू के पैनल में। आप देखे होंगे 99.99% बच्चों के इंटरव्यू में क्या कमी होती है, वो क्या बोलते हैं, सर मेरा नाम, आप कनिष्क कटारिया को ले लीजिए, ठीक है। अब नाराज़ मत होइएगा कनिष्क कटारिया सर, हम आपका नाम ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है। चलिए जुनैद अहमद सर का ले लेते हैं, वो थोड़े लॉयल टाइप के हैं, गुस्सा नहीं होंगे, ठीक। तो जुनैद अहमद सर क्या कहते हैं कि मेरा नाम, हालांकि वो इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम उनका है, वो बोलते हैं कि मेरा नाम जुनैद अहमद है, मैं फला शहर का निवासी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का राज्य का रहने वाला हूँ और मैंने ये किया, मैंने वो किया, फला ऐसे बता दिया, ठीक है। ये आपको नहीं बताना है वहाँ पे। मतलब क्यों नहीं बताना है? क्योंकि इससे आपके अंकों में मज़ा नहीं आएगा बढ़ोतरी में। आप अगर ये बोलते हैं ना कि मेरा नाम चिंटू है या मिंटू है, कुछ भी आपने नाम रख दिया, या मेरा नाम ए है, मेरा नाम ए है, मैं भारत की निवासी हूँ या भारत का निवासी हूँ, मैं ये करता था, मेरी ग्रेजुएशन ये है, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन ये, ऐसे आपने जो ये वर्ड बोला ना मैं भारत का निवासी हूँ, ये हिट कर जाएगा एग्जामिनर को। क्यों? क्योंकि वो सुबह से लेकर 10 बच्चों का इंटरव्यू ले चुका है, तो उन सब में एक ही चीज़ उसने कॉमन देखी थी, क्या कि वो अपने शहर का नाम बता रहे थे या अपने स्टेट का नाम बता रहे थे, अपने गांव का नाम बता रहे थे। बट आपने इंडिया को बताया। इंडिया को जो ही आपने बताया तो आपने इंडियन कल्चर, इंडियन डाइवर्सिटी और इंडियन इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि आप इंडिया के डाइवर्स कल्चर को, इंडिया के एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन को या भारत सरकार के कर्मयोगी मिशन के अंतर्गत कहीं भी आप अपने आप को अपॉइंट करा सकते हैं। यानी कि आप सच में एक कर्मयोगी हैं, ये वो आपको देख लेगा। तो ऐसा ही आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको नंबर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। बात यही है कि जब शाहरुख खान वहाँ पे लेता है ना तो इंटरव्यू, तो वहाँ पे सब बच्चियाँ क्या बोलती हैं, और आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की लेडी बोलती है क्या कि मैं इंडियंस हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इंडिया के लिए खेलती हूँ, ठीक है। तो बोलता है जोर से बोलो। फिर वो वहाँ पे कहता है कि ना तो आप बंगाली हो, ना आप मराठी हो, ना मणिपुरी हो, ना मध्य प्रदेश की हो, ना उत्तर प्रदेश की, ना हरियाणा की, ना पंजाब की, आप केवल इंडियंस हो, तभी आप इंडिया के लिए खेल सकते हो। तो ये लाइन आप देख सकते हैं, वहाँ से मैंने लिंक की है। तो आप ऐसे सोचकर यूज किया करिए, मूवी जब देखा करें तो सोचा करें आपके लिए कहाँ से उपयोगी है। एकीकृत न्यायपालिका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, हायरार्की सिस्टम की बात की जाती, नहीं पढ़ना है। अखिल भारतीय सेवाएं, कुछ बताने की ज़रूरत है? आप लोग तो तैयारी ही करते हैं अखिल भारतीय सेवा की, ठीक है। इंडिया की स्टील फ्रेम हैं आप लोग, ठीक है। ये तो पता चलता है कि आपकी तैयारी से कि सच में आप स्टील फ्रेम ही हैं। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, मतलब एक तरीके का कैग, आपको अच्छे से पता है, या चुनाव आयोग, ये आपको नहीं देखना है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, जैसे होता है ना कि कई बार संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेकर ये बात है।
राज्यपालों की नियुक्ति की बात है, आप देखते हो सेंट्रल के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वो एक तरीके का क्या होता है, एकात्मक सरकार का ही लक्षण है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी होती, चुनाव आयोग केवल केंद्र के चुनाव नहीं संपन्न कराता है बल्कि राज्य विधानमंडलों के भी चुनाव कराता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब हम चुनाव आयोग पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे जो चुनाव आयोग होता है ना, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और विधानसभा, राज्य विधानसभा, इनके चुनाव संपन्न कराता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, वो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिर बात आती है राज्यों के विधेयकों पर वीटो। आप देखते हो कि राज्यपाल कई बार राज्य विधानमंडल के जो विधेयक होते हैं उनको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देता है वीटो के लिए, ठीक है। आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बाकी ये चीज़ें आपको पता हैं। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है कि आखिरकार भारतीय संविधान के एकात्मक होने के कारण क्या हैं। तो 2 कारण हैं, इनको याद रखना है। एक तो वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व है एवं राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता है। आप देख रहे होंगे ना, इसमें केजरीवाल साहब रोज रोते हुए क्या कहते हैं कि अरे केंद्र सरकार हमारी मदद कर दो, मोदी जी मदद कर दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए, आप ये क्यों नहीं लगवा रहे हो। ये क्यों? क्योंकि वो उन पर डिपेंड है, ग्रांट की डिमांड करते हैं, ठीक है। शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करना, मतलब आज के नीति आयोग के द्वारा नहीं होता है, मोदी जी अपनी स्कीम्स के जरिए क्या करते हैं कि स्टेट को रोकते हैं कि आपको यही स्कीम लागू करनी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू करनी है। हालांकि कई सारे स्टेट अपनी भी योजना लागू करते हैं, बट ये एक तरीके से उस पर इम्पोजिंग होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये वाला बस फीचर एक और याद रख सकते हैं। वो क्या है, वो है यहाँ पे एक टाइप का बस, हालांकि हमने आपको ये चीज़ पढ़ा दी है, फिर भी आप ये देख सीख लीजिए कि शायद इस पे भी आपका क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था 2 संघर्षों के बीच सहमत को प्रतिनिधित्व करती है। जैसे नंबर 1, शक्तियों के विभाजन, जिसके अंतर्गत राज्य स्वायत्त होते हुए भी अपना वर्क करते हैं। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं विशेष परिस्थितियों के तहत एक मजबूत संघीय सरकार, मतलब जब नेशनल यूनिटी की बात होती है, इंडिया की इंटीग्रिटी की बात होती है, तो कई परिस्थितियों में केंद्र हर चीज को अपने हाथ में ले लेता है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भले ही हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन हो, भले ही राज्यों को स्वायत्तता हो। स्वायत्तता का मतलब क्या था? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में हर तरीके की ऑटोनोमी है। आप हमेशा सुनते होंगे ऑटोनोमी ऑटोनोमी। तो ऑटोनोमी का मतलब क्या है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप विवाह अपने माता पिता की परमिशन के विरोध में करते हैं तो वहाँ पे आपकी ऑटोनॉमी समाप्त हो जाती है। आप क्या कहते हैं जब भी किसी नायक या नायिका से मिलते हैं कि पापा से पूछ के बताएंगे, मम्मी से पूछ के बताएंगे, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी ऑटोनॉमी वहाँ पे नहीं है। सिंपल सी बात है कि एक तरीके से जैसे आप अभी देख रहे होंगे केजरीवाल सरकार को, केजरीवाल सरकार ने मैं बार बार केजरीवाल सरकार का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ें ना, यही क्वेश्चन ज़्यादा रेज करते हैं हर चीज़ पे। मतलब रेज करते हैं मतलब ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ है, मतलब रेज करते हैं क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी में एग्जाम्पल बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा केजरीवाल सरकार को दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे। केजरीवाल सरकार ने क्या किया, भारत सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री से बात किया, उनसे कहा कि साहब हम अपने पैसे से, कहाँ से, सिंगापुर से और एक तरीके से बैंकॉक से, वहाँ से हम कई सारे ऑक्सीजन प्लांट, रेडी टू यूज़ वाले प्लांट परचेज करना चाहते हैं। तो भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्टर ने परमिशन दे दिया कि ठीक है आप वहाँ से खरीद लीजिए। अब परमिशन तो दे दिया खरीदने का, बट वो लाए कहाँ से? ट्रेन में तो ढोके ला नहीं सकते, क्योंकि कहाँ से सिंगापुर से लाएंगे, ठीक है। जहाज में पानी के आएगा तो बहुत दिनों बाद आएगा। तो उन्होंने भारत सरकार से ये रिकमेंड किया कि मोदी जी या भारत सरकार अगर वायुसेना के जहाज हमें प्रोवाइड करा दे, उसका भाड़ा ले ले हमसे, ठीक है, लेकिन वहाँ से वो हमारे ये उठा लाए, ठीक। तो भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने फिर क्या किया कि उसे जाके एक तरीके से वहाँ से टेक ऑफ कर लिया सारी चीज़ों को। तो ये एक तरीके का होता है, स्वायत्त तो हैं आंतरिक रूप में, लेकिन बाहरी रूप में आप स्वायत्त नहीं हैं, ठीक है। परमिशन लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ठीक। अब वही है, मीडिया वाले और बाकी सारे बीजेपी के लोग उल्टा सीधा दिखा देते हैं, जबकि वो एक तरीके की रिस्पेक्ट होती है। बस इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। संबंध का मतलब ये होता है एक दूसरे के प्रति सम्मान कैसा है, एक दूसरे कार्य प्रणालियाँ कैसे अपना रहे हैं, ठीक है। तो
तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। कैसे कि वैसे तो भारत जो है वो संघीय है, समस्त शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय के रूप में केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित की जा चुकी हैं। न्यायिक शक्तियों का भी बंटवारा है और संविधान जो है वो एकल बनाया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनके मध्य टकराव देखने को मिलता है, इसीलिए इन्हें हम मोटे तौर पर 3 रूप में पढ़ते हैं कि इनका संबंध 3 बातों पर डिपेंड करता है। जैसे विधायी संबंध, ठीक है, यानी कि लॉज से रिलेटेड, प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और वित्तीय संबंध पैसों के लेन देन से संबंधित, टैक्स और रेवेन्यू से। ठीक, जब भी आपको टसल देखने को मिलेगी ना तो इन्हीं तीनों चीज़ों के आधार पर मिलेगी, बाकी ऐसा कोई टसल संबंध को लेकर नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे ना, घर में लड़ाई किस चीज़ पे होती है? 2 ही 3 चीज़ पे होती है। एक तो साथ में नहीं रहेंगे उस घर में, जॉइंट फैमिली में। दूसरी लड़ाई क्या होती है? तुमने इसको ये चीज़ क्यों दे दी, तुमने उससे क्यों बातें कर ली। तीसरी लड़ाई इस चीज़ को लेकर होती है कि तुम मेरे पे ध्यान क्यों नहीं देते। ठीक है, इससे ज़्यादा और कोई लड़ाई ही नहीं होती है। बाकी स्टूडेंट लाइफ में तो और भी कई सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, वही चीज़ केंद्र और राज्य को लेकर होती है। ठीक है, तो विधायी संबंध का मतलब, जैसे आप केजरीवाल सरकार को देखते होंगे ना कि मुझे इस चीज़ का राइट नहीं दिया गया, मुझे इस चीज़ का राइट नहीं दिया गया। एलजी को एडमिनिस्ट्रेशन में आप पावर ज़्यादा देते हो, फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे सिंपल सा क्या पूछा जा सकता है कि आखिरकार केंद्र और राज्य का जो विधान का क्षेत्रीय विस्तार है वो किस तरीके का है और इसके संदर्भ में क्या राइट हैं और किस तरीके के कानूनों की बात की जाती है। मोटे तौर पर इस पे क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो आता है सिर्फ इस चीज़ पर कि कानून बनाने की शक्ति को लेकर। दूसरा आपसे क्वेश्चन आता है क्या, किस चीज़ पर? वित्त आयोग को लेकर, हालांकि वो करंट का विषय, उसको करंट पे हम ऑलरेडी पढ़ाएंगे। और तीसरा आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं क्या इसमें विधायी संबंध को कितने तरीके से परिभाषित किया जाता है। जैसे संसद क्या करती, पूरे भारत या किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है कि संसद की जगह राष्ट्रपति दे देगा, प्रधानमंत्री दे देगा, लोकसभा दे देगा, राज्यसभा दे देगा, राज्य विधानमंडल दे देगा। तो आप कह सकते हैं नहीं साहब, संसद के पास ये राइट है। ठीक है, इसके अलावा राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के कानून बना सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केजरीवाल गवर्नमेंट केजरीवाल दिल्ली में ही ना कानून बना के नोएडा के लिए बना दें, वो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि नोएडा उनके अंतर्गत नहीं आता, वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। आप में से कई सारे बच्चे नोएडा का नाम बार बार सुनते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए नोएडा वास्तव में एक संक्षिप्त नाम है। ठीक है, जैसे यूपी आप पूरा नाम होता है ना उत्तर प्रदेश, तो वैसे ही नोएडा एक संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त नाम का मतलब इसका पूरा नाम क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। ग्रेटर नोएडा का मतलब इससे बड़ा, यानी कि इससे बड़ा न्यू, आप समझते हो। ओखला, ओखला का मतलब एक तरीके का होता है जंगली एरिया। ठीक है, तो उसी चीज़ को काट छांट के बनाया गया है। नई सोसाइटी बसाई गई, जैसे हरियाणा में गुड़गांव को लेकर, तो वही चीज़ें हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, समझ गए। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। फिर बात आती है कि संसद के जो कानून होते हैं किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, केंद्र शासित प्रदेश कुछ होते हैं और कुछ ट्राइबल एरिया होते हैं, उनसे रिलेटेड हैं। तो देख लेते हैं कि जैसे राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति व अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। अंडमान निकोबार, यानी कि इस प्रकार बनाया, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर नागर हवेली है, दमन दीव है और लद्दाख है। अब देखो, दादर नागर हवेली और दमन दीव को आपस में मर्ज करने की बात चल रही है, बट अभी किया नहीं गया है। ठीक, तो इस प्रकार जो कानून बनाया जाता है वो संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। मतलब इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में संसद कानून न बनाकर राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक, दूसरा है राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को किसी सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू करे या ना लागू करे या उसमें कुछ संशोधन करके लागू करे। सूचीबद्ध क्षेत्र का क्या मतलब होता है? जिन क्षेत्रों को नोटिफाई किया गया, कि मतलब ये ट्राइबल कम्युनिटी के एरिया हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनका कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच है, तो वहाँ के लिए जो कानून इम्प्लीमेंट किए जाएंगे वहाँ के लोकल जो गवर्नर होंगे उनके द्वारा पूछकर ही किया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र या स्वायत्त जिलों में प्रयोज्य न कर कुछ विशिष्ट, प्रयोज्य का मतलब लागू न करके, ठीक है,
प्रयोग न कर कुछ विशिष्ट आगे क्या है परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। मतलब सीधा सीधा वैसा ना इम्प्लीमेंट करके कुछ उसमें संशोधन करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। राज्यपाल को पावर है और ऐसी ही पावर राष्ट्रपति को है, जो कि मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के संबंध में प्राप्त है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था। 7वीं अनुसूची में सारी अनुसूचियाँ आती हैं, इससे डिटेल में नहीं याद करना। बच्चे याद करते हैं, वही बात है, याद करने से कोई फायदा ही नहीं, ठीक। तो आपको ये यादें ध्यान रखना है। फिर बात आती है, संसद को ये राइट प्राप्त है कि भारत के किसी भी भूभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत हो। इसका क्या मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि राज्यों को ही एक मोनोपोली प्राप्त है। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि संसद को ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है कि ताकि वो राज्य को एक तरीके से रेगुलेट कर सके। तो उसके लिए वो राज्य सूची में भी जो विषय होते हैं उन पर भी कानून बना सकते हैं। आप सोचेंगे क्या ऐसा कभी हुआ है? तो विगत वर्ष ही हुआ था। आपने आपदा मैनेजमेंट को देखा था ना, वो स्टेट का विषय होता है, बट गवर्नमेंट में मोदी गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने क्या किया, एक तरीके से केंद्र को हाथ में ले लिया और केंद्र ने लॉकडाउन लगाया। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? ताकि बदनामी से हम बचेंगे। बट धीरे धीरे राज्य उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अवशिष्ट शक्तियों पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट सूची से संबंध जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? क्या प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को? तो आप बता देंगे नहीं साहब, संसद को ये राइट प्राप्त है, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्राप्त था, ठीक है। और साथ ही जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें भी जो विषय दिए गए थे वो प्रांतों को दिए गए थे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संसद को राइट प्राप्त होते हैं, ना कि राज्य विधानमंडलों को। और जिन्ना को लेकर इसीलिए लड़ाई हुई थी। अब बात आती है वित्त आयोग की। यहाँ पे तो वित्त आयोग को लेकर हम सिर्फ सिफारिशें पढ़ेंगे, लेकिन हम आगे एक इंडिपेंडेंट टॉपिक जब पढ़ते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो वहाँ पे वित्त आयोग को डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा वित्त आयोग हम कहाँ पढ़ेंगे? करंट अफेयर्स में, क्योंकि इस समय 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें आ चुकी हैं। और यूपीएससी हर बार मतलब 2 साल 3 साल में वित्त आयोग पे क्वेश्चन जरूर पूछता है। 14वें वित्त आयोग पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 2 से 3 बार पूछा था, और अभी तक 15वें वित्त पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। और यूपीएससी ने जब 14वें पे पूछा था तो आया कब था? 2015-17 के आसपास, ठीक है। तो अब फिर से पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम आपको करंट में इसको एक बार और पढ़ाएंगे। वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को जो यहाँ पढ़ा देंगे उसको वहाँ कंपाइल भी कर देंगे। बट यहाँ पे अभी आप इंडिपेंडेंट रूप से एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट वो अभी आई है तो इसलिए करंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, यानी कि एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में है, मतलब न्याय प्रणाली के आदि फीचर इसमें डिमांड होते हैं। हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है। ये राष्ट्रपति को कई बातों पर सलाह देता है। इस सलाह पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सेशन का कैसी प्रणाली होनी चाहिए, कैसी प्राप्तियां राज्यों को देनी चाहिए, मतलब राज्यों को कितना पैसा अनुदान के रूप में देना चाहिए। वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र यानी कि भारत की संचित निधि से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है, मतलब राज्यों को कैसे अनुदान देना चाहिए संचित निधि से, किस किस राज्य को कितने हिसाब से देना चाहिए। राज्य वित्त आयोग की संतुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि जो राज्य वित्त आयोग राज्यों के लिए होता है, तो केंद्र का जो ये वित्त आयोग होता है ये उसको भी टैकल करता है और उसको कहता है कि देखो आप लोग ऐसे ऐसे वर्क करिए ताकि पंचायतों को और जो नगर पालिकाएं होती हैं उनको भी आप ऐसे पैसे प्रोवाइड करा सके ताकि गांवों में डेवलपमेंट आ सके। लोकल वहाँ पे एंटिटी जो है वहाँ पे उन गुड्स को या वहाँ पे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स, उनको फुलफिल कराया जा सके, ठीक है। तो इतनी रिकमेंडेशन ये करता है। और लास्ट रिकमेंडेशन क्या है कि वित्तीय मामलों के संबंध में कोई भी अन्य कार्य सौंपा जाता है तो वो भी वो बातें वहाँ पे करता है। बाकी आपसे यहाँ पे और कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब बस मोटे तौर पर क्या याद रखना है कि केंद्र व राज्य संबंध से क्या संबंधित है, नाम बस याद रखने, बाकी डिटेल नहीं याद रखनी कि साहब राजमन्नार समिति रिलेटेड है, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र रिलेटेड है। हालांकि पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र आपसे नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे सबसे ज़्यादा पूछेगा क्या,
ये सरकारिया आयोग और उसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं राजमन्नार समिति, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, सरकारिया आयोग। आपको अगर सब ये चारों के चारों शामिल हैं। सरकारिया आयोग पे तो यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। क्यों? क्योंकि ये राज्यपाल से संबंधित काफ़ी ज़्यादा सिफारिशें करता है। तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि सरकारिया आयोग का मुख्य काम था राज्यों में केंद्र के द्वारा नियुक्त राज्यपाल को कैसा होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री के साथ में डील करना चाहिए, इससे संबंधित डिटेल्स की वो जानकारी देता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपसे पूछ सकता है पुंछी आयोग। ठीक है, अब यहाँ पे कई बच्चे जो आगरा के आसपास के रहने वाले होंगे ना, उनको पुंछी की जगह पंछी दिखता होगा। क्यों? क्योंकि आगरा का जो पेठा है वो पंछी के नाम से काफ़ी फेमस है। पंछी एक वहाँ की ब्रांड है एक तरीके का। ठीक है, तो जब भी आप आगरा से गुजरते हैं दिल्ली से जाते वक्त, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे से या आगरा एक्सप्रेस वे से, तो वहाँ पे कई सारे होटल्स ऐसे मिलते हैं रास्ते में, तो वहाँ पे पंछी नाम का बिकता रहता है। ठीक है, या आप जब जीटी रोड से होते हुए आते हैं नेशनल हाईवे 2 से, तो भी आपको कई दुकानें मिल जाती हैं। तो पंछी को ऐसे मत याद करना, पुंछी है ये। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। और ये एक और बात बताएं, कई बार क्या होता है ना कि चुनाव सुधार से संबंधित समितियों में पुंछी आयोग का नाम डाल दिया जाता है, राजमन्नार समिति का नाम डाल दिया जाता है, या पंचायतों के गठन में जहाँ आप अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता या सिंघवी समिति वहाँ पढ़ते हो ना, वहाँ पे भी नाम डाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अलग लिस्ट लिख लीजिए कि साहब ये 5 ये जो आयोग है ना, पुंछी आयोग हो गया, जैसे आप ऐसे याद कर लीजिए, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव हो गया, राजमन्नार समिति हो गया, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र हो गया, सरकारी आयोग हो गया, पुंछी हो गया। ये सब के सब किससे संबंधित हैं? केंद्र राज्य संबंध से। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? जेवीपी समिति हो गई। ठीक है, और बताइए क्या है? धर आयोग हो गया और फखरुद्दीन अली आयोग हो गया। क्लियर? तो आप इनको समझ सकते हैं, ये तीनों किससे थे? भाषाई राज्य के गठन से। वर्मा समिति आपने पढ़ी थी, किससे रिलेटेड थी? फंडामेंटल ड्यूटीज से। आपको मैंने एक और बताई थी रामनंदन समिति, वो किससे थी? क्रीमी लेयर से। तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम जब आगे और पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी बताएंगे। ठीक, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये वही बातें हैं। अंतर्राज्यीय अब आता है अंतर्राज्यीय ट्रिब्यूनल्स के बारे में, अभिकरणों के बारे में। ठीक है, अभिकरण क्या होता है? अभिकरण एक तरीके का न्यायालय ही होता है। मतलब कि कोई विवाद है तो उस विवाद से संबंधित, दो लोगों के विवाद से संबंधित उस इश्यू को डील करने के लिए अलग से कोई एक डिपार्टमेंट बना दिया गया और वो उसको डील कर रहा है। तो उसी चीज़ की बात आती है कि अंतर्राज्यीय जो संबंध हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए। तो उसमें कई बातें आती है, जैसे जल विवाद को लेकर इशू होता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल को लेकर आप देखते हो ना, कावेरी जल विवाद हो गया। तो वही सारी बातों की यहाँ पे बातें की जाती हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, बट इम्पॉर्टेंट इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अंतर्राज्यीय जल विवाद से रिलेटेड इशूज़ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। पहला क्या देखते हैं कि आखिरकार जो अंतर्राज्यीय जल विवाद से रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है उनमें क्या फीचर होते हैं। तो 2 फीचर हैं। एक तो संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों, अंतर्राज्यीय का मतलब क्या है कि 2 राज्यों में कोई नदियां प्रवाहित हो रही हैं, 2 से अधिक राज्यों में। ठीक, तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। संसद को ये भी राइट है कि वह ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र को प्रयोग करे। मतलब क्या है कि जब भी अंतर्राज्यीय जल विवाद से रिलेटेड कोई इशू होगा तो संसद ये डिसाइड कर सकती है कि उस इशू को कैसे डील किया जाना चाहिए। और अगर संसद ये चाहे कि इस इशू को कोर्ट में ना ले जाया जाए, इसको ट्रिब्यूनल के माध्यम से सॉल्व किया जाए, तो ये भी संभव है। ठीक है, एक और बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या? वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि जब जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार या के संबंध में, नदी घाटी के संबंध में 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद की बात आती है, तो एक अस्थायी न्यायालय मतलब ट्रिब्यूनल के न्याय की गठन की बात की जाती है। तो जो वो ट्रिब्यूनल होता है उसका जो डिसीजन होता है वो एक तो अंतिम होता है, दोनों के लिए बाध्यकारी होता है।
ठीक है, मतलब उन दोनों को मानना ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए कोई आगे वो बात कर सके। और एक और बात यहाँ पे मैं बताऊं कि जब वो विवाद या उसका ट्रिब्यूनल के द्वारा निपटारा हो जाता है तो वो अगर ये सोचते हैं कि हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसको कर लें तो इस पर क्या प्रॉब्लम आती है। आप ऐसे समझिए कि यदि जल विवादों में विधिक अधिकार या हित जुड़े हैं तो उच्चतम न्यायालय को राइट प्राप्त है कि वह राज्यों के मध्य जल विवादों की स्थिति में जुड़े मामलों की सुनवाई करे, लेकिन अगर उसमें विधिक से संबंधित प्रोविजन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ सकते हो। जैसे आप हमेशा एक लाइन पढ़ते हो ना कि राष्ट्रपति क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कब सलाह लेता है, जब कोई विधिक कार्यवाही से संबंधित उसको कोई जानकारी लेनी होती है या विधि से संबंधित किसी शब्द की व्याख्या को उसे समझना होता है। ठीक है, लेकिन वो बाइंडिंग फिर भी नहीं होती उसकी सलाह, और ना ही वो बाइंड होता है लेने के लिए। ये अनुभव किया गया जब जल विवादों में निजी हित सामने आ जाते हैं तो मुद्दे संतोषजनक समाधान नहीं निभा पाते। आपसे नहीं पूछेगा। अभी तक केवल 8 अंतर्राज्यीय जल विवादों का गठन किया जा चुका है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब होता है, परिषद का मतलब होता है बहुत बड़ी बात। ठीक है, मतलब केंद्र जैसे ये बैठा है तो ये अलग जो 28 स्टेट है ना, ये सब मिलकर मीटिंग करते हैं, केंद्र के साथ बातें करते हैं कि साहब आप ये कर दो वो कर दो हमारे साथ। लेकिन आप देखोगे आजकल तो ये ठंडे बस्ते में रहती है अंतर्राज्यीय परिषद। हालांकि क्षेत्रीय परिषद की कई बार मीटिंगें होती रहती हैं। ठीक, तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि क्या अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हाँ भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि इसे आर्टिकल 263 में मेंशन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल उसको कहते हैं जो आर्टिकल में मेंशन होती है, बातें ध्यान देना, जो अनुच्छेद में जिसको डिफाइन किया गया वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल। जो एक्ट से बनता है वो हो गया स्टैच्यूटरी या कहें कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर? यानी कि संवैधानिक वो हुआ जो अनुच्छेदों में दिया गया है, संविधान में लिखा गया है। सांविधिक वो हुआ जिसे बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। समझ गए? जैसे आप देखते हो भारतीय महिला आयोग अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, मानवाधिकार आयोग अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। ठीक है, चलिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट या बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, या आप देखते हो ना वाइल्ड लाइफ बोर्ड, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देख सकते हैं ये आखिरकार अंतर्राज्यीय परिषद होती क्या है। इसमें केवल यही पूछता है कि इसके हेड कौन होते हैं। ठीक है, बाकी तो आप ये देख सकते हो केंद्र व राज्यों के मत समन्वय के लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति किसी समय भी महसूस करें ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में होता है, ऐसी परिषद का वो गठन कर सकते हैं। इसमें होते कौन कौन है उस पर क्वेश्चन आता है, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन होता है इसमें, यहाँ पे दिया नहीं है क्या, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित और निर्धारित कर सकता है अंतर्राज्यीय परिषद। अच्छा, यहाँ पे डिटेल मेरे को दिया है। हाँ, ये चीज़ आप देख सकते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद में कौन कौन होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना सरकारी आयोग के द्वारा। एक तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ये बातें याद रखिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होते हैं और इसी में से रोटेशनल बेस पे कोई ना कोई राज्य का मुख्यमंत्री उसका उपाध्यक्ष होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें उपाध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, जैसे केजरीवाल साहब शामिल हो सकते हैं, पुडुचेरी के शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान में आप यूटी से एक और बनी है, याद कीजिए कौन, जम्मू कश्मीर या लद्दाख को लेकर। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि अभी नहीं आया है। यहाँ पे एक बात बता दूं फिर से कि अभी आप इसको लद्दाख को यहाँ मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी केवल 2 ही आएंगे। वो कब मेंशन होगा, 2024 के चुनाव से। ठीक है, उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहाँ विधानसभा नहीं है, मतलब जहाँ पे विधानसभा नहीं है, जो कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बचे कितने, 5। तो उन 5 के प्रशासक का मतलब जैसे कहीं पे राज्यपाल होता है, जैसे दिल्ली में आप उपराज्यपाल पढ़ते हो ना, वास्तव में राज्यपाल ही होता है, लेकिन यूटीज में से उपराज्यपाल कहते हैं। अंडमान में जो राज्यपाल होता है उसे प्रशासक कहते हैं, नाम बदल दिया जाता है शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मिनिस्टर, गृह मंत्री सहित। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बस इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य क्या हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और ऐसे विवादों पर सलाह देना,
उन विषयों पर जिनमें राज्यों तथा केंद्र अथवा राज्यों का समान हित हो अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना। ठीक है, ऐसे विषयों पर तथा विशेष तौर पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संतुति करना। संतुति का मतलब सिफारिश करना। ठीक है, इन चीज़ों की यहाँ पे बात होती है, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं बट फिर भी पता हो जाना चाहिए। और आपको ये डिटेल में तो पूछेगा नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, नहीं पूछेगा। यहाँ पे क्या बात आती है, इसके कार्य क्या होते हैं, वही कार्य ऊपर वाली बातों की विचार विमर्श की बात है, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, ये बातें याद रखना है। इस पर क्वेश्चन आपका बना सकता है, तो इसको याद रखना, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछी है कि परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। इनकी बैठकें पारदर्शी होनी चाहिए। प्रश्नों पर निर्णय एकमत से होना चाहिए। परिषद की एक स्थायी समिति होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1996 में की गई, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इस स्थायी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होम मिनिस्टर होता है, यानी कि अमित शाह जी। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 5 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और 9 मुख्यमंत्री होते हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। परिषद का एक सचिवालय होता है जिसे अंतर्राज्य परिषद सचिवालय कहते हैं, आपसे ये नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी आपको अब याद करना है क्या, क्षेत्रीय परिषदें। बाकी यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए ना, क्या क्या समझ गए, आप बता दीजिए। आप ये समझ गए कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसके हेड प्राइम मिनिस्टर, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, रोटेशनल बेस पे कोई उसका उपाध्यक्ष होता है, जिनमें विधानसभा है उनके मुख्यमंत्री होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, जिनमें विधानसभा नहीं है उनके प्रशासक या राज्य उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, जहां राष्ट्रपति शासन है वहां के राज्यपाल होते हैं, सिंपल सी बात है। और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसके अंतर्गत होम मिनिस्टर भी आते हैं। स्थायी जो समिति होती है उसके हेड होम मिनिस्टर होते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी थी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक है। क्षेत्रीय परिषद अपोजिट है, मतलब क्षेत्रीय परिषद क्या है, ये सांविधिक है। सांविधिक का मतलब स्टेचुरी है, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया बल्कि एक्ट के द्वारा गठन किया गया। मतलब जो भाषाई आधार पर राज्यों की जब हम बात कर रहे थे ना, तो उसी समय 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956, उसके तहत इसकी बात की गई है। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषदों के गठन की बात की गई थी इस एक्ट में, लेकिन आगे चलकर एक और क्षेत्रीय परिषद का गठन कर दिया गया, पूर्वोत्तर परिषद, जो कि इससे अलग है। तो टोटल 6 होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको आंसर आएगा 5 क्षेत्रीय परिषद, तो वही आपको टिक करना है। जैसे उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ठीक है, यानी कि चारों दिशाएं एक तरीके से आप मान लो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको क्या याद रखना है। जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। देश का प्राकृतिक विभाजन कैसा है, नदी तंत्र कैसा है, संचार के साधन कैसे हैं, सांस्कृतिक तथा भाषाई संबंध एवं आर्थिक विकास आपसे नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय परिषद में कंपोनेंट कैसा है, कौन कौन होते हैं। तो पहला, केंद्र का गृह मंत्री होता है, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री होते हैं, क्षेत्र में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन क्षेत्रीय परिषदों का जो हेड होता है वो होम मिनिस्टर होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। क्लियर, आपको ये बातें याद रखनी है। और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो प्रति 1 वर्ष में रोटेशनल बेस पे किसी न किसी स्टेट का मिनिस्टर होता है। अब याद करिए एक बात, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, साधारण बहुमत पढ़ा रहा था ना, साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन करना। और इसमें मैंने एक लाइन आपको बोली थी, नामों व क्षेत्रों में परिवर्तन करना, जो कि साधारण विधेयक से होती है, साधारण बहुमत से। तो मैंने वहाँ क्या बोला था कि ममता बनर्जी ने इशूज उठाया था कि साहब मेरा बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल है, W से नाम आता है तो काफ़ी देर में आता है, तो इसीलिए आप क्या करिए, हम अपना नाम बांग्ला कर देंगे ताकि हमारा दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाए। आप में से कई सारे बच्चों का नाम माता पिता ने इसलिए आपका नाम A से या B से शुरू करके नहीं रखा कि उनको पसंद था, बल्कि इसलिए भी रखते हैं कि ताकि A नाम वाले बच्चे स्कूल की क्लास में नंबर 1 पे लिखे जाते हैं। और ख़ासतौर पर वो बच्चे जिनका नाम AA से शुरू होता है वो तो सबसे पहले ही आ जाते हैं। ठीक है, और जिनका नाम आप एक W से देखेंगे, X से देखेंगे, हालांकि इंडिया में X से नाम तो किसी का नहीं होगा, ये तो जापानीज लोगों का नाम होगा या तो चिनपिंग से आपका नाम होगा। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से मेरे हिसाब से UV, बस V तक मान सकते हैं नाम हो सकता है, लेकिन W भी नहीं हो सकता है,
कि वाघ किसी का नाम हो, ठीक है, या वो नाम हो, वो नाम हो, वार्नर नाम हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए नाम वो रखे जाते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने भी इश्यूज उठाया था। परामर्शदात्री संस्था है, इसके मतलब बाध्यकारी डिसीजन नहीं होते, सलाहकारी निकाय होती है, ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद एक तरीके की क्या है, पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया संसदीय अधिनियम 1971 के द्वारा। इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। एक बार सीडीएस के एग्जाम में पूछा था कि क्या इन क्षेत्रीय परिषदों में सिक्किम शामिल है, तो हाँ सिक्किम शामिल होता है पूर्वोत्तर परिषद में, आप देख रहे हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं, सोचने वाली बात ही क्या है उस पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने मेजर कंप्लीट किए। हमने अपने लगभग शुरू के काफ़ी सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। संसदीय व्यवस्था क्या है, केंद्र राज्य संबंध क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, क्षेत्रीय परिषद क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा सरकारिया आयोग क्या है, पूंछी आयोग क्या है, राजमन्नार समिति क्या है, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र क्या है, आनंदपुर साहिब पत्र क्या है। हमने ये भी देखा राष्ट्रपति शासन की क्या राष्ट्रपति शासन प्रणाली या अध्यक्षीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं, संसदीय की क्या विशेषताएं, उनके दोष क्या हैं, उनके गुण क्या हैं। हमने ये भी देखा कि भारत में ये व्यवस्था क्यों अपनाई गई, संघीय व्यवस्था के फीचर क्या हैं, कारण क्या हैं, ठीक है, नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में देखी, इंटरव्यू की कई सारी चीज़ें हमने सीखी। उम्मीद है आपको एक क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपने आप को पार्टिसिपेट करें। ऑलरेडी हमने आपको वैक्सीन से रिलेटेड डाउट को लेकर एक वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, उम्मीद है कि आप उसे देखे होंगे, आपको कई सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में फिर।